हेलो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी के लेक्चर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम करने वाले हैं ज्योग्राफी क्लास 6 का चैप्टर 8। इसका नाम है भारत, जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी। तो ये हमारा जो क्लास 6 का ज्योग्राफी है उसका लास्ट चैप्टर है, तो इसको आज हम देखने वाले हैं। तो इसमें हम मुख्यतः किन किन बातों को फोकस करना है हम जान लेते हैं। तो पहले हमें तो वनस्पति के आवश्यकता के बारे में जानना है कि वनस्पति हमारे लिए क्यों उपयोगी है। साथ में हमें ये जानना है कि ऋतुओं में तो परिवर्तन के कारण वनस्पतियों पे कितना प्रभाव पड़ता है और उसके कारण किस किस तरह की वनस्पति क्षेत्र पाए जाते हैं, जैसे उष्ण कटिबंधीय या फिर उपोष्ण कटिबंधीय, शीत उष्ण कटिबंधीय। तो ये अलग अलग तरह के वनस्पतियां पाई जाती हैं। साथ में हम आज के चैप्टर में मैंग्रोव वनों के बारे में भी पढ़ेंगे और जानेंगे कि वो कितने महत्वपूर्ण है हमारे लिए। तो इस तरह से इस चैप्टर में इन सभी बातों को आज देखने वाले हैं। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। आप मौसम के बारे में दिन प्रतिदिन समाचार में पढ़ते हैं तथा टेलीविजन पर देखते हैं अथवा दूसरों को इस संबंध में बातें करते हुए सुनते भी हैं। आप जानते हैं कि मौसम वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। इसमें तापमान, वर्षा, सूर्य का विकिरण इत्यादि शामिल है। उदाहरण के तौर पर मौसम कभी गर्म या कभी ठंडा होता है, कभी आसमान में बादल छा जाते हैं तो कभी वर्षा होती है। आपने ध्यान दिया होगा कि जब बहुत दिनों तक मौसम गर्म रहता है तब आपको ऊनी वस्त्रों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आप खाने पीने के ठंडे पदार्थों को पसंद करते हैं। इसके विपरीत ऐसे भी दिन होते हैं जब आपको ऊनी वस्त्रों के बिना ठंड लगती है, ठंड और तेज हवाएं चलती हैं और इन दिनों आप गर्म चीजें खाना पसंद करते हैं। सामान्यतः भारत में मुख्यतः मौसम प्रमुख 4 प्रकार के होते हैं। तो वो दिसंबर से फरवरी के बीच का जो मौसम होता है सर्दी का मौसम होता है। मार्च से मई का जो मौसम होता है वो गर्मी का होता है। जून से सितंबर तक दक्षिणी पश्चिमी मानसून का वर्षा होता है, मौसम आती है, यानी मानसून का मौसम होता है, इसलिए वर्षा का समय होता है वो। अक्टूबर और नवंबर से बात करें तो वो मानसून के लौटने का समय होता है, यानी शरद ऋतु का समय होता है। तो होता क्या है कि हम हमारा जैसे कि जो मौसम का चक्र है वो बदलने वाला चक्र है। कभी मौसम में आकाश में बादल छा जाते हैं, तो कभी साफ आकाश होता है, कभी तेज धूप पड़ती है तो कभी बादल आ जाने से छा आ जाता है। तो ये प्रतिदिन इस तरह की घटनाएं होती हैं। तो होता क्या है कि ये होने के कारण 3 है कि तापमान, वर्षा और सूर्य की विकिरणें। इस तरह से ये मौसम को प्रभावित करती है कि तापमान अधिक होता है या फिर वर्षा होने से तापमान ठंडा हो जाता है, या सूर्य की किरणें ज्यादा होने से तापमान अधिक होता है या ठंडा होता है। तो इस तरह से सूर्य भी दिन प्रतिदिन के मौसम के बदलाव में एक महत्वपूर्ण कारक होता है। तो गर्मी के मौसम में हमें जिन चीजों की आवश्यकता पड़ती है उनमें होता है सूती वस्त्र पहनते हैं हम, ठंडे पेय पदार्थ पीते हैं। उसी तरह उल्टा होता है सर्दी ऋतु में कि हमें ठंड लगती है और ऊनी वस्त्र पहनते हैं, गर्म खाना खाने का पसंद करते हैं। तो ये सब चीजें होती है मौसम के अनुसार, क्या मौसम के अनुसार हम अपनी जीवनचर्या को भी बदल देते हैं। और ये मौसम के मुख्यतः भाग होते हैं कि सर्दी की ऋतु जो फरवरी से दिसंबर से फरवरी की होती है, वहीं पे मार्च से मई का जो महीना होता है वो गर्मी ऋतु का होता है, और जून से सितंबर का जो महीना होता है उस समय दक्षिण पश्चिमी मानसून जो आता है वो वर्षा करता है। अक्टूबर नवंबर में यही मानसून फिर वापस जाता है। तो इसको कैसे समझे, तो आपको भारत का मैप ध्यान में रखना है इस तरह से। और यहाँ पे यहाँ पे बंगाल की खाड़ी और यहाँ पे अरब सागर। तो होता क्या है कि दक्षिणी और पश्चिमी, तो ये दक्षिण ले लीजिए आप और यहाँ से पश्चिमी। तो ये वाली इलाके का जो हवा है ना, अरब सागर के ऊपर की हवा, ये इस हमारे जमीन पर आती है, यानी महासागरों से हवाएं महाद्वीपों की तरफ बहने चालू कर देती है। और इसके कारण क्या होता है कि ये जो पानी होता है यहाँ पे ये वाले इलाके पे, तो इससे गर्म होने के कारण ये वाष्प बन के हवा में ये पानी सम्मिलित हो जाता है। और ये पानी मतलब जब शुष्क पानी नहीं होता, ये इसमें आर्द्रता होती है, और यही आर्द्र वाला पानी जब जमीनी स्तर पे आता है और पहाड़ों से टकराता है तो वर्षा होती है। तो इसीलिए इसको
दक्षिण पश्चिमी पवनों के बारे में कहा गया कि ये पवनें आती हैं और वर्षा करती हैं, और ये मुख्यतः जून से लेकर सितंबर के बीच होने वाला प्रक्रिया है। और अक्टूबर नवंबर में फिर यही पवनें जब लौटती है इस तरह से, तो यहाँ पे फिर अलग तरह की वर्षा होती है, यानी लौटने वाला समय होता है, उस समय भी वर्षा करते हैं वो लोग जाते जाते, और उस समय की ऋतु को शरद ऋतु कहा जाता है। अब शीत ऋतु की बात करें तो शीत ऋतु में होता क्या कि सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ती है, परिणाम स्वरूप उत्तर भारत में तापमान कम हो जाता है। और ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है कि सूर्य की किरणें अधिकतर सीधी पड़ती है और यहाँ पे तापमान गर्म होता है, और शुष्क और गर्म पवनें बहती है, उसको लू कहा जाता है। तो आप इसको कैसे समझे, तो आपको ये ध्यान रखना है कि पृथ्वी चक्रण करती है, अपने घूर्णन करती है अपने स्थान पे, और साथ साथ ये घूर्णन के साथ साथ ये अपने अवस्थिति में बदलाव भी करती है कि उत्तरी और दक्षिणी जब ध्रुव होते हैं तो सूर्य की किरणें मान लीजिए यहाँ पे पड़ रही हैं, तो सूर्य जब किरणें यहाँ से प्रवाहित होती है, सूर्य से पृथ्वी पर आती हैं, तो यहाँ पे हमने पढ़ा था कि सूर्य क्या है, थोड़ा टिल्ड है, थोड़ा झुका हुआ है। तो मान लीजिए कि उत्तरी ध्रुव है, तो ये सूर्य के सामने अधिक झुका हुआ है ऐसे, तो यहाँ पे क्या होगा कि उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें अधिक पड़ेंगी, तो यहाँ पे गर्मी होगी, यानी इसको उत्तरायण कहा जाएगा। उसी तरह जब घूमते घूमते 6 महीने बाद पृथ्वी अपनी दूसरी अवस्था में आएगा, यानी जब दक्षिणायन वाला भाग अधिक सूर्य के सामने होगा, तो उस समय दक्षिणायन वाले भाग पे यहाँ पे क्या होगा कि सूर्य की किरणें अधिक पड़ेंगी और यहाँ पे गर्मी होगा। तो ये जो अंतर होता है कि जब उत्तरायण होता है और जब दक्षिणायन होता है, तो उत्तरायण के समय क्या होगा कि सूर्य की किरणें उत्तर की तरफ अधिक पड़ेंगी, तो वहां पे क्या होगा कि गर्मी अधिक होगी, यानी गर्मी का सीजन आएगा उस भाग पे जहाँ पे वो देश होंगे, उत्तरी गोलार्ध में जितने भी देश होंगे, उस समय वहां पे गर्मी होगी। उसी तरह उसके अपोजिट में क्या होगा कि जब उत्तरायण में गर्मी होगी तो दक्षिणायन में क्या होगा कि ठंडी होगी, वहां पे सूर्य की किरणें तेज नहीं पड़ेंगी और वहां पे ठंडी का ऋतु होगा। फिर क्या होगा कि अभी सूर्य घूमते घूमते जब अपना अवस्था चेंज करेगा और दक्षिण वाला भाग सूर्य के सामने आएगा, तो उस समय यहाँ पे दक्षिण वाले भाग पे गर्मी होगी और उसके अपोजिट जो भी उत्तरी गोलार्ध में देश होंगे वहां पे ठंडी होगी। तो इस तरह से ये घूर्णन के कारण और अपनी अवस्था बदलने के कारण पृथ्वी पर ऋतुएं बदलती है और साथ साथ में दिन ऋतु में परिवर्तन भी होता है। तो शीत ऋतु तभी आता है, यानी शीत ऋतु कब आएगा, जब हम दक्षिणी गोलार्ध में होंगे, यानी जब सूर्य की किरणें हम पर सीधी नहीं पड़ रही होंगी। और ग्रीष्म ऋतु कब आएगा, जब हम उत्तरी गोलार्ध में होंगे और सूर्य की किरणें मतलब हम पे सीधी पड़ रही होंगी। और आपको लू की डेफिनेशन याद रखनी है कि लू किसे कहते हैं, तो ये दिन के समय में गर्म और शुष्क पवनें बहती है, उसी को लू कहा जाता है। ये खासकर उत्तर प्रदेश और उत्तरी भारत के क्षेत्रों में अधिक लू चलने से कितने लोगों की मृत्यु हो जाती है, ये आपने सुना होगा गर्मियों की ऋतु में। तो इस तरह के लू चलते हैं गर्मी की ऋतु में। अब बात करते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून या वर्षा का मौसम की बात करते हैं, तो यह मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम है। इस समय पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर बहती है, वे अपने साथ नमी भी लाती है। जब ये पवन पहाड़ों से टकराती है तो वर्षा करते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा कि ये भारत का प्रायद्वीपीय आकार है, तो यहाँ पे तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। तो गर्मी का ऋतु होता है, मान लीजिए कि मार्च से मई तक गर्मी हो रही है, उत्तरायण में हम लोग, और गर्मी हो रही है, तो इसके साथ साथ भूमि स्थल के साथ साथ क्या होगा कि जल भी तो गर्म होगा, और जल गर्म होगा तो वाष्प बनेगा और उसमें नमी आएगी, यानी हवा नमी कंटेन करेगा और वो आर्द्र वाली नमी होगी। अब जैसे कि हवाओं का कैसे बदलाव होता है, तो लो प्रेशर से हवा हाई प्रेशर की ओर बहती है, तो यहाँ पे होगा क्या कि यहाँ पे लो प्रेशर हो जाएगा, यानी जब महाद्वीप अधिक ठोस होते हैं तो ये अधिक जल्दी गर्म होते हैं, और जल्दी गर्म होने के कारण यहाँ पे लो प्रेशर जो है जल्दी क्रिएट हो जाएगा। वहीं पे जब महासागर होंगे, जल वाला आवरण है, जहाँ पे जल क्षेत्र है, वहां पे हाई प्रेशर ही रहेगा, इसके कंपेयर में हाई प्रेशर रहेगा महासागरों में, यानी जल जो है धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ठंडा भी होता है, तो यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। तो लो प्रेशर से हवा, यानी लो प्रेशर यानी इसकी हवा इधर आएगी, और ये हवा जो हाई प्रेशर वाली है, जो नमी वाली हवा है, ये द्वीपों की तरफ जाएगी, और इसी बदलाव के कारण ये हवा यहाँ पे आएगी और वर्षा करेगी पहाड़ों से टकराते हुए। अब देखते हैं मानसून के लौटने का मौसम या शरद ऋतु। तो इस समय पवन स्थल
भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी यानी जलों की ओर बहती है। यह मानसून के लौटने का मौसम होता है। भारत के दक्षिणी भागों में विशेषकर तमिलनाडु तक आंध्र प्रदेश में इस मौसम में वर्षा होती है। किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम को औसत दशा को जलवायु कहते हैं। भारत की जलवायु को मोटे तौर पर मानसूनी जलवायु कहा जाता है। मानसूनी शब्द अरबी भाषा के मॉनसून से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मौसम। भारत की स्थिति उष्णकटिबंधीय में होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसूनी पवनों से होती है। भारत में कृषि वर्षा पर ही निर्भर है। अच्छे मानसून का मतलब है पर्याप्त वर्षा, प्रचुर मात्रा में फसलों का उत्पादन। तो यहाँ पे क्या बात है कि आपको जलवायु की एक डेफिनेशन याद रखनी है कि होता क्या है कि जलवायु किसे कहते हैं। तो जलवायु भी किसी स्थान पर वर्षों तक हो, यहाँ पे सालों साल जब यहाँ पे विवरण इकट्ठा किया जाता है किसी स्थान का और वहां पे उसको पूरा विश्लेषण किया जाता है। उस स्थान पे गर्मी कितनी रहती है, वहां पे वर्षा कितनी हो रही है। कोई क्षेत्र है, मान लीजिए आपके गांव का क्षेत्र है या फिर किसी राज्य का क्षेत्र है या फिर कोई राज्य ही है, तो वहां पे कैसी जलवायु है उसके लिए पूरे सालों साल उस पे विश्लेषण किया जाता है कि किस तरह की ऋतु कब हुई, कहाँ पे वर्षा अधिक हुई, कहाँ पे कम हुई, गर्मी कब थी, शुष्क कब था, बाढ़ का मौसम था कि नहीं। मतलब इस तरह का पूरा विश्लेषण करने के बाद लगभग 20 से 30 साल इसका विश्लेषण किया जाता है और उसके बाद बताया जाता है कि यहाँ की जलवायु कैसी है। लेकिन मौसम की बात करें तो ये दिन प्रतिदिन होने वाली प्रतिक्रिया होती है कि आज के समय का मौसम कैसा है, कल का कैसा मौसम होगा। तो ये मौसम दिन प्रतिदिन के आधार पर तय होते हैं, लेकिन जलवायु जो होती है वर्षों के विश्लेषण के बाद तय किया जाता है कि किसी देश या किसी स्थान की जलवायु कैसी है। तो ये आपको मौसम और जलवायु में अंतर समझना है। साथ में भारत की बात करते हैं तो भारत का जो अवस्थिति है, जब आप इसको वर्ल्ड मैप में देखते हो, जब इसको आप पृथ्वी की अवस्थिति के हिसाब से देखते हो, तो ये उष्णकटिबंधीय में आता है, यानी अधिकतर जो होता है ये उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। उत्तरी गोलार्ध में होने के कारण इसका जो अवस्थिति है ऐसे मैप में अक्षांशों के हिसाब से ये उत्तरी गोलार्ध उष्णकटिबंधीय भाग में आता है। जब हम उष्णकटिबंधीय की बात करते हैं तो आपने पढ़ा था कि यहाँ पे विषुववृत्त रेखा है और विषुववृत्त के पास यहाँ से 23.5 डिग्री अक्षांश पे उत्तर में कर्क रेखा है और वहीं पे 23.5 डिग्री अक्षांश पे दक्षिण में मकर रेखा है। और इस अक्षांशों के बीच यानी कर्क से मकर के बीच वाले स्थानों को कहते हैं उष्णकटिबंधीय इलाके और इन्हीं इलाकों में भारत अवस्थित है। तो इसीलिए भारत का जो अवस्थिति है उष्णकटिबंधीय है और उष्णकटिबंधीय वाले क्षेत्रों में मानसूनी वर्षा होती है और मानसूनी वर्षा होने के कारण भारत अधिकतर कृषि पर निर्भर होता है, मतलब कृषि वर्षा पर निर्भर होती है। और अच्छे मानसून का मतलब होता है कि वर्षा वहां पे अच्छी हो। तो इस तरह से जो है भारत एक मानसूनी मौसम वाला देश है जहाँ पे जो वर्षा की अवस्थिति है वो जलवायु मानसूनी जलवायु पे निर्भर होती है कि जैसी जलवायु होगी उस तरह की उधर वर्षा होगी। किसी स्थान की जलवायु उसकी स्थिति, ऊंचाई, समुद्र से दूरी तथा उच्चावच पर निर्भर करती है। ये आपको पीटी के एस्पेक्ट से फैक्ट याद रखना है। इसलिए हमें भारत की जलवायु में क्षेत्रीय विभिन्नता का अनुभव होता है। राजस्थान के मरुस्थल में स्थिति जैसलमेर तथा बीकानेर बहुत गर्म स्थान है, जबकि जम्मू कश्मीर और का क्षेत्र द्राक्ष और कारगिल बर्फीले ठंड पड़ती है। तटीय क्षेत्रों में जैसे कि मुंबई और कोलकाता की जलवायु की बात करते हैं तो यहाँ पे जलवायु मध्य रहती है। वे ना ही अधिक गर्म होते हैं और ना ही ठंडे होते हैं। समुद्री तट पर होने के कारण ये स्थान बहुत अधिक आर्द्र है। विश्व में सबसे अधिक वर्षा मेघालय में स्थित मौसीराम में होती है, जबकि किसी वर्ष राजस्थान के जैसलमेर में वर्षा होती ही नहीं। तो ये होता है कि जलवायु में किसी स्थान की जलवायु भारत के पूरे एक स्थान मान लेते कि भारत का जो क्षेत्र है वो एक स्थान है और वहां पे जलवायु का रूप तय होता है कि वहां पे स्थितियां कैसी हैं, वहां पे पहाड़ों की स्थिति क्या है, वहां पे जो महाद्वीप का स्थल है वो समुद्र सतह से कितनी ऊंचाई पे स्थित है, उसकी समुद्र से दूरी क्या है। तो भारत को हम देखते हैं कि समुद्र से दूरी वो तीनों तरफ से क्या है कि समुद्र से घिरा हुआ है। उसकी उच्चावच की बात करें तो वहां पे पहाड़ पत्थर जो अवस्थित है। साथ में ये बात करते हैं कि उसकी स्थिति क्या है तो वो उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है
ऊंचाई की बात करें तो ये समुद्र से ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई भी अधिक है। तो यहाँ इसकी बात की गई है कि भारत का जो क्षेत्र है ये पूरी तरह से भिन्नता से घिरा हुआ है। यहाँ पे स्थलों का स्वरूप है वो बहुत भिन्न है। तो इसके कारण, भिन्नता के कारण क्या होता है कि यहाँ पे जब पश्चिमी गुजरात और राजस्थान की बात करते हैं पश्चिमी भारत में, तो वहां पे अधिकतर राजस्थान का इलाका होता है, वहां पे मरुस्थल होता है। वहीं पे उसके अपोजिट में जब पूर्व में बात करते हैं मेघालय के, तो वहां पे वर्षा अधिक होती है। वहीं पे दक्षिण भारत की बात करते हैं तो यहाँ पे वर्षा 12 मास होती रहती है, जैसी ऋतु होती है कि तमिलनाडु और कर्नाटक में। उसी तरह से जब उत्तरी भारत के जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो यहाँ पे अधिकतर मौसम जो होता है ठंड रहता है। तो इस तरह से जो वर्षा होती है वो अवस्थिति के हिसाब से होती है। ओके, तो यहाँ पे आपको एक फैक्ट याद रखना है कि मेघालय का मौसिनराम है, वहां पे वर्षा सर्वाधिक अधिक होती है, विश्व के स्तर पे भी सबसे अधिक होती है। और वहीं पे जैसलमेर राजस्थान का क्षेत्र है, वहां पे वर्षा होती ही नहीं है, कभी कभी तो सूखा की अवस्था होती है। प्राकृतिक वनस्पति की बात करते हैं कि प्राकृतिक वनस्पति यानी जो पेड़ पौधे उगते हैं उनमें किस तरह से वर्षा और ऋतुओं के कारण विभिन्नता देखने को मिलती है। और जिस तरह से वर्षा जिस क्षेत्र पे अधिक होगी वहां पे वनस्पति अलग पाई जाएंगी, जहाँ पे वर्षा कम होगी वहां पे वनस्पति अलग होंगी, जहाँ पे ठंड अधिक होगी वहां पे वर्षा मतलब पौधे अलग प्रकार के होंगे। तो ये भिन्नता भी ऋतुओं पर डिपेंड करती है। तो वनस्पति की प्राकृतिक वनस्पति, हम अपने चारों तरफ विभिन्न प्रकार का पादप जीवन देखते हैं। हरे घास वाले मैदान में खेलना कितना अच्छा लगता है। कुछ पौधे छोटे होते हैं जिन्हें झाड़ी कहा जाता है, जैसे कैक्टस तथा फूलों वाले पौधे इत्यादि। इसके अतिरिक्त बहुत से लंबे वृक्ष होते हैं, उनमें से कुछ में बहुत शाखाएं तथा पत्तियां होती हैं, जैसे नीम, आम। तो कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जिनमें की पत्तियों की मात्रा बहुत कम होती है, जैसे कि नारियल। घास, झाड़ियां और पौधे के बिना मनुष्य की सहायता से ही उगते हैं, यानी उपज जाते हैं बिना सहायता के मनुष्य के, और उन्हें ही प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। क्या आप कभी यह नहीं सोचते कि एक दूसरे को से किस प्रकार ये भिन्न है? अलग अलग जलवायु में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। इनमें वर्षा की मात्रा सबसे महत्वपूर्ण होती है। जलवायु की भिन्नता के कारण जलवायु में अलग अलग तरह की वनस्पतियां पाई जाती हैं। भारत की वनस्पतियों में 5 प्रकार का वनस्पतियों को विभाजित किया गया है। भारत की वनस्पतियों को 5 प्रकार में विभाजित किया गया है, जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, कटीली झाड़ियां, पर्वतीय वनस्पति और मैंग्रोव वन। तो इस अब प्राकृतिक वनस्पति की एक डेफिनेशन आपको यहाँ पे याद रखनी है कि ऐसे पौधे जो बिना किसी मनुष्य की सहायता से उग जाते हैं वो प्राकृतिक वनस्पति हैं। और इनमें भिन्नता देखने को मिलती है कि कई ऐसे होते हैं पेड़ पौधे जो बिना अधिक पत्तों के होते हैं, तो कई ऐसे होते हैं जो पूरे पत्तों से घिरे हुए होते हैं। इस तरह की भिन्नता देखने को मिलती है। कई ऐसे होते हैं जो छोटे छोटे पौधों के रूप में होते हैं, कई होते हैं कि जिनके पत्ते नुकीले होते हैं। तो ये इनकी स्थिति जो होती है ये किस कारण से होते हैं? तो इनकी मुख्यतः स्थिति अवस्थिति कहाँ पे है इसके कारण होती है, और इस पे वर्षा का अधिक प्रभाव होता है इन वनस्पतियों पे, कि वर्षा अगर अधिक होगी उन क्षेत्रों में तो वहां पे वनस्पतियों की मात्रा अधिक होगी, जहां पे कम होगी तो वहां पे जो वनस्पतियां हैं कम मात्रा में होंगी, जहां पे बिल्कुल नहीं होगी वहां पे नुकीले तरह की वनस्पतियां उगेगी। तो जहाँ पे ठंडी होगी वहां पे अलग तरह की वनस्पतियां उगेंगी, और जहाँ पे मैंग्रोव और अन्य क्षेत्र है वहां पे अलग तरह की वनस्पतियां उगेगी। तो जैसे मतलब कहते हैं कि जैसा पर्यावरण होगा उनके आसपास का, वैसा ही वहां पे वनस्पतियों का स्वरूप देखने को मिलेगा। और इसी के हिसाब से उनको बांटा गया है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पतझड़ के वन, कटीली झाड़ियां, पर्वतीय वनस्पतियां और मैंग्रोव वन। ये मैंग्रोव तो आपको मिलेंगे सुंदरवन के साइड में। उष्णकटिबंधीय पतझड़ और सदाबहार वन, सदाबहार तो सबसे ज्यादा वर्षा होगी वहीं पे मिलेंगे क्योंकि वो सदाबहार है, वर्षा होती रहेगी वहां उस क्षेत्रों की। पतझड़ वाले क्षेत्र में ऐसा होगा कि वर्षा होगी फिर कुछ समय बाद नहीं होगी तो पतझड़ वाले होंगे। कटीली वनस्पतियां शुष्क क्षेत्रों में होंगी। पर्वतीय वनस्पतियां जहाँ पे पर्वतीय क्षेत्र का जो स्तर होगा उसके हिसाब से उगेंगी। तो इस तरह से जैसे उनका पर्यावरण होगा उस हिसाब से वनस्पतियां वहां पे उगती हैं। तो जैसे यहाँ पे ऊंचाई के साथ साथ कुछ विवरण दिया गया है कि सर्वाधिक 60 मीटर तक वनस्पतियां उग पाती हैं,
और इसको कहते हैं उद्गामी परत, जिसमें होता है कि 40 मीटर की वनस्पति होगी उसको वितान कहते हैं। 20 मीटर की जो वनस्पति उगाई जाती है उसमें तरुण वृक्ष आते हैं। 5 मीटर वाले और 1.5 मीटर वाले में झाड़ी वाली परत पाई जाती है, यानी झाड़ी वैसे उग जाती हैं, जैसे आपने देखा होगा कि छिद्र बिंद होती हैं, एकदम गहराई में नहीं होता, घने नहीं होते, लेकिन ये झाड़ियां होती हैं। तो इस तरह से वनस्पतियां उष्णकटिबंधीय वर्षावन में उगती हैं। अब उष्णकटिबंधीय वर्षावनों की बात करते हैं कि ये कहाँ होती हैं और इनके होने में ये ऋतुएं किस तरह से निर्भर करती हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा सर्वाधिक अधिक होती है और ये इतने घने होते हैं, मतलब इस तरह से घने एकदम आपको जगह नहीं मिलेगी। और बहुत यहाँ पे क्या होगा कि वनस्पतियां अधिक उगेंगी तो यहाँ पे सूर्य की किरणें पड़ेंगी, तो क्या होगा कि ये क्षेत्र में उमस भी अधिक होगा। आपने जंगल में गए होंगे कभी बचपन में घूमने के लिए, गांव के क्षेत्र में लोग जाते हैं जंगलों में, छोटे मोटे जंगल है, उतने भी बड़े नहीं है गांव के आसपास भी, तो उन क्षेत्रों में जंगल में जाते हैं तो अब वर्षा के बाद देखोगे कि या फिर गर्मी के कारण वहां पे एक तो घना होगा, क्योंकि पूरा जो क्षेत्र है वो वनों से घिरा होगा, अंधेरा होगा, वहां पे उमस होगी और सूर्य की किरणें नीचे जमीन तक नहीं पड़ती हैं। इस तरह के वन पाए जाते हैं। सूर्य का प्रकाश सॉरी सूर्य का प्रकाश जमीन तक नहीं पहुंच पाता। वृक्षों की अनेक प्रजातियां इन वनों में पाई जाती हैं। ये वन वर्षा के अलग अलग समय में अपनी पत्तियां गिराते हैं, फलतः वे हमारे साथ हमेशा हरे भरे दिखाई देते हैं और इन्हें सदाबहार वन कहा जाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उत्तर पूर्वी राज्यों के कुछ भाग, पश्चिमी घाट की सक्रिय पट्टी पे पाए जाने वाले प्रमुख वृक्ष महोगनी, एबोनी और रोजवुड है। तो ये उष्णकटिबंधीय यानी सदाबहार जो वन होते हैं उनकी कुछ प्रजातियां दी गई हैं। उनमें वृक्षों की महोगनी उगती है, एबोनी उगती है और रोजवुड पाए जाते हैं। साथ में इन वृक्षों के साथ साथ ये सदाबहार वन होते कहाँ पे हैं, तो अंडमान निकोबार, वहां पे अधिक मतलब हमेशा सदाबहार यानी 12 मास यहाँ पे जो है जंगल हमेशा अपने हरे भरे स्वरूप में देखा जाता है। साथ में उत्तरी पूर्व राज्य जहाँ पे मेघालय की बात करते हैं कि वर्षा अधिक होती रहती है, तो वहां पे भी जंगलों का जो प्रमाण है 12 मास हरा भरा रहता है। साथ में पश्चिमी घाट का जो इलाका है भारत के दक्षिण में, वो वहां पे भी सक्रिय पट्टी और पर्वतों की मात्रा अधिक है। साथ में यहाँ पे जंगल भी सघन है, तो यह भी एक सदाबहार वन है। तो इस तरह से आपको ये तीनों फैक्ट याद रखने हैं कि ये कहाँ कहाँ स्थित है, मतलब सदाबहार वन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं और उनमें कौन कौन से वृक्ष मुख्यतः पाए जाते हैं, जैसे कि महोगनी, एबोनी, रोजवुड। ये उष्णकटिबंधीय पतझड़ की बात करते हैं कि पतझड़ किसे कहते हैं, तो हमारे देश में अधिकांश बहुत बड़े भाग में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। इन वनों को मानसूनी वन भी कहा जाता है, क्योंकि ये वर्षा के समय ही उगेंगी और बाद में सूख जाती हैं। ये कम घने होते हैं और वर्षा के निश्चित समय में ही अपनी पत्तियां गिराते हैं। इन वनों में पाए जाने वाला महत्वपूर्ण पेड़ होता है साल, सागौन, पीपल, नीम, शीशम। ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य महाराष्ट्र के भागों में पाई जाती हैं। तो सदाबहार के वन जो वनों की बात होती है उसमें जो पत्ते गिरते हैं वो अलग अलग समय में गिरते हैं। इसके कारण वहां पे जब गिरेंगे तो अलग अलग समय पे, आज ये पेड़ का गिरा तो उसकी जगह अन्य पेड़ के पौधे क्या होंगे, पेड़ के पत्ते हरे भरे रहेंगे। जब इसकी बारी आएगी तो यहाँ पे पत्ते आ जाएंगे। इस तरह से वो 12 मास हरे ही दिखते हैं। लेकिन जब उष्णकटिबंधीय पतझड़ों की बात करते हैं तो यहाँ पे वर्षा के समय तो पेड़ अच्छे हरे भरे होंगे, लेकिन वर्षा के तुरंत बाद मतलब कुछ समय बाद इनमें जो पत्ते हैं झड़ने चालू हो जाते हैं वर्षा के बाद। तो यहाँ पे इसलिए इन क्षेत्रों को पतझड़ वाले वन क्षेत्र कहा जाता है, जिनमें कौन कौन से क्षेत्र हैं, तो उत्तरी भारत के क्षेत्र आते हैं, फिर महाराष्ट्र, उड़ीसा, मध्य प्रदेश भी आते हैं। कंटीली झाड़ियां, इस प्रकार की वनस्पतियां देश के शुष्क भागों में पाई जाती हैं। जहाँ पे अब शुष्क भाग कहाँ पे है, तो जहाँ पे कम वर्षा होती है उसको शुष्क भाग कहते हैं। पानी की क्षति को कम करने के लिए इनकी पत्तियों में बड़े बड़े कांटे होते हैं और महत्वपूर्ण वृक्ष में कैक्टस, खेर, बबूल, कीकर इत्यादि हैं। ये राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल तथा गुजरात में पाई जाती हैं। तो यही है कि वर्षा कम होगी, तो वर्षा कम होने के कारण ये अपना जीवन स्थायी रखने के लिए इनकी पत्तियां जो होती हैं नुकीली होती है,
यानी नुकीली पत्तियां होंगी तो जो पत्तियों पे उष्मा यानी जल होगा वो जल्दी से अवशोषित नहीं होगा, और इसके कारण वो नुकीली होने के कारण अपने अंदर अधिक समय तक जल को रख सकेंगी और अपना जीवन निर्वाह कर सकती है, क्योंकि जल को भी वृक्ष को भी जीवित रहने के लिए जल की तो आवश्यकता होती है। तो वो अपने जल को बचाव के लिए वो नुकीली और वेशभूषा धारण कर लेती हैं, और इसके कारण ये प्रजाति नुकीली होती है, जिनमें है कैक्टस, खेर, बबूल, कीकर। और ये कहाँ-कहाँ पाए जाते हैं तो आपको ध्यान में रखना है राजस्थान में, क्योंकि वो शुष्क इलाका है, वहाँ पे कई बार बारिश नहीं होती है, तो यहाँ पे अधिकतर ये क्षेत्र पाए जाते हैं। गुजरात में भी पाए जाते हैं बबूल के पेड़। साथ में पश्चिमी घाट का पूर्वी ये किसकी बात करिए तो मान लीजिए कि पश्चिमी घाट है, और ये पश्चिमी का पश्चिम और ये पूर्वी घाट। यहाँ पे होता क्या है कि पश्चिमी घाट पे यहाँ पे आप एक मैप में ध्यान से देखिए, ये मान लीजिए कि पश्चिमी घाट का इलाका है और ये ऐसे है, ये पूरा वन वाला क्षेत्र है। तो यहाँ से अरब सागर से जब पौने यहाँ से चलेंगी तो यहाँ पे पर्वत की बहुत बड़ी सकड़ी लंबी श्रृंखला है। तो जब पौने टकराएंगी पर्वतों से तो ये क्या होगा कि इसके पश्चिमी भाग पे ही वर्षा अधिक हो जाएगी, और जब वो पूर्वी भाग पे जाने के लिए यानी पर्वत के उस पार जाते जाते वर्षा बहुत कम होगी। इसके कारण ये जो क्षेत्र है पश्चिमी घाट का पूर्वी भाग, ये वर्षा से मतलब वर्षा बहुत कम हो पाई जाती है, और इसके कारण यहाँ पे शुष्क मतलब कंटीली झाड़ियां पाई जाती हैं। पर्वतीय वनस्पतियों की बात करते हैं तो पर्वतों में ऊंचाई के अनुसार वनस्पतियों के विभिन्न प्रकार पाए जाते हैं। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में कमी आती है, जैसा कि हमने पढ़ा, ताकि पर्वतारोही जो है ऐसे पर्वतों पर जाते हैं तो वो ऊंचाई के साथ साथ दाब बढ़ता है, हवा कम होती है, तो यहाँ पे उनको ऑक्सीजन गैस ले जाना पड़ता है। इस तरह से पत्तों पे भी तो इसका प्रभाव पड़ेगा। जब हम पर्वतों की ऊंचाई की बात करेंगे तो पौधे यहाँ पे कुछ अलग होंगे, यहाँ पे कुछ अलग होंगे, जहाँ पे हवा कम होगी वहां पे पौधे कुछ अलग होंगे। समुद्र तल से 1500 मीटर से 2500 मीटर की ऊंचाई के बीच पेड़ों का आकार सक्वाकार का होता है, यानी शंकु आकार का, ऐसे त्रिभुज आकार का। ये पौधे शंकुधारी वृक्ष कहे जाते हैं। इन वनों के महत्वपूर्ण वृक्ष में चीड़, पाइन और देवदार है। तो ये आपको पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाने वाले वृक्षों के नाम याद रखने हैं कि चीड़ के पेड़ के पौधे के, पाइन और देवदार पाए जाते हैं जो इस प्रकार के होते हैं। और इनकी आकृति देखिए कि सक्वाकार के होते हैं, ऐसे देखेंगे तो आकृति में आपको ध्यान से आएगा कि इस तरह से सक्वाकार की आकृति बनाते हुए पेड़ आगे बढ़ते जाते हैं। और ये इनकी विशेषता ये कि ये 1500 से 2500 मीटर समुद्री से ऊंचाई पर उगते हैं। मैंग्रोव वन की बात करें जो हमारा लास्ट 5वां प्रकार है वनों का, ये वन जो होते हैं खारे पानी में भी रह सकते हैं। ये मुख्यतः पश्चिम बंगाल के सुंदरवन और अंडमान निकोबार के द्वीपों में पाए जाते हैं। सुंदरी इस प्रकार के वनों की महत्वपूर्ण प्रजाति है और इसी के नाम पर सुंदरवन पड़ा है। जैसे पेड़ एक होता है, जैसे कि हमने मैंग्रोव के यहाँ पे पेड़ों के नाम देखे कि चीड़, पाइन, देवदार है, इनकी आकृति के आधार पर ही पेड़ों के नाम पर्वतीय वन रखा गया जो शंकुधारी है। उसी तरह यहाँ पे एक पेड़ विशेष है सुंदरी वन, एक सुंदरी पेड़ वृक्ष का नाम है, और यहाँ पे सुंदरी वृक्ष की विशेषता अधिक होती है, यानी बहुत अधिक मात्रा में यहाँ पे पाए जाते हैं, और इसके कारण इसको सुंदरवन कहा जाता है। और सुंदरवन कहाँ स्थित है तो आपको ध्यान में रखना है कि अंडमान निकोबार और पश्चिम बंगाल का जो मैंग्रोव होता है, जो जहाँ पे डेल्टाई क्षेत्र है, वहां पे सुंदरवन पाए जाते हैं। ये पीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें वनों की आवश्यकता क्यों है? वन हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है। ये भिन्न भिन्न कार्य करते हैं। पेड़ पौधों ऑक्सीजन छोड़ते हैं जिससे हम सांस के रूप में लेते हैं, तथा कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं क्योंकि वो उनकी वृद्धि में सहायक होता है। ये पेड़ पौधों की जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती है तथा इस प्रकार वे मिट्टी के अपरदन को रोकते हैं। तो दो फायदे देखिए कि एक तो ऑक्सीजन को वो सर्जित करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। दूसरा जो फायदा है कि वे मिट्टी को अपरदन को भी रोकने में सहायता करते हैं क्योंकि जड़ें उनकी बहुत मजबूत करती हैं, मिट्टी को पकड़े रखते हैं। साथ में वनों से हमें ईंधन, लकड़ी, चारा, जड़ी बूटी, लाख एक तरह का उत्पाद होता है, जंगली उत्पाद, शहद, गोंद इत्यादि प्राप्त होते हैं। वन्य जीवों के प्राकृतिक निवास भी होते हैं। तो ये चौथा हमारा एक लाभ हो गया। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई के कारण भारी मात्रा में प्राकृतिक वनस्पतियां समाप्त हो गई हैं। हमें अधिक पौधे उगाने चाहिए, जो पेड़ बचे हैं उनकी रक्षा करनी चाहिए। अब यहाँ पे बताया गया है कि हमें कैसे वनों की रक्षा करनी चाहिए।
तो कटाई के कारण क्या हो रहा है कि पेड़ों का दोहन हो रहा है, और दोहन होने से उन क्षेत्रों में पेड़ खत्म हो रहे हैं, तो वहां पे क्या हो रहा है कि जो जगह है वो पूरी तरह बंजर होते जा रहे हैं, और अन्य तरह से उनका प्रदूषण अधिक होता जा रहा है उसके कारण। साथ में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भी बढ़ती जा रही है। हम लोगों को पेड़ों के महत्व के बारे में बताना चाहिए। हम लोग कुछ खास आयोजन जैसे कि वन महोत्सव मनाकर अधिक से अधिक पेड़ों को इस प्रयास में शामिल कर सकते हैं तथा पृथ्वी को हरा भरा कर सकते हैं। कि अधिक से अधिक पेड़ लगाने के लिए हमें वन महोत्सव मनाना चाहिए। जैसे कि 5 जून जो है वन दिवस मनाया जाता है, पर्यावरण दिवस होता है। उस दिन पेड़ लगाने की परंपरा होती है, जो धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। साथ में यहाँ पे तो पेड़ों के उपयोग के बारे में बताया गया कि पेड़ कितने उपयोगी हैं। तो हमने देखा कि वो CO2 को ग्रहण करते हैं, मिट्टी का अपरदन को रोकते हैं, साथ में वहां से उत्पाद मिलता है जिनको हम बेचकर, जनजातियां हैं, जनजाति लोग हैं, ट्राइबल्स है, वो जंगलों में रहते हैं, तो इन्हीं उत्पादों पे वो पूरी तरह से निर्भर होते हैं। जंगल से ही ईंधन इकट्ठा करके वहां पे जो भी मिलता है उसका उत्पाद करते हैं और उसी को बेचकर अपना जीवन यापन करते हैं। फिर जो ये पेड़ होते हैं, ये वन्य जीवों के लिए एक निवास का भी काम करते हैं। उनका पूरा घर का जो सुरक्षा है वही प्रदान करते हैं। अब यहाँ पे उसके खतरे की बात की गई है कि अगर पेड़ों का नुकसान होता है, पेड़ों की कटाई होती है, तो पूरी तरह से क्या होगा कि CO2 की मात्रा बढ़ेगी, पेड़ कम होंगे तो जो ऑक्सीजन प्रदूषण अधिक होगा। साथ में ये जो इतने भी हमें लाभ हो रहे थे कि जो मिट्टी का अपरदन होता है उसको रोक पाना हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि वर्षा के समय पेड़ ही होते हैं जो हमें मिट्टी के आवर्तन को रोकते हैं। साथ में रेगिस्तानी जो कड़न होता है, जो विस्तरण होता है वो होगा अगर हम पेड़ों को इस तरह बिना बेबाक काटते जाएंगे। तो इसके लिए हमें इसकी सुरक्षा करनी चाहिए, और सुरक्षा के लिए हमें वनोत्सव, अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए, जिससे कि पृथ्वी मतलब अपने स्वरूप में एक बैलेंस स्थापित कर सके। क्योंकि एक जगह पूरा अगर शहरी जीवन होगा तो एक तरफ पेड़ों के और साथ में वन्य जीवों के आवास कम होंगे, तो इससे असंतुलन हो जाएगा। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमें पेड़ों को भी महत्व रखते हुए अपने जीवन का एक भाग मानते हुए उनके उत्पादन, उनके उपजन के लिए उनके पौधे को आरोहण करना चाहिए, क्योंकि पेड़ हमें बहुत सारी चीजें देते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया गया शहद, फल, गोद, वन्यजीव प्राकृतिक निवास के लिए होते हैं, इमारती लकड़ियां प्राप्त करते हैं हम लोग। और जो भी हम जितना भी अधिक से अधिक हम उनका शोषण एक तरह से कर रहे हैं, ये बात कही गई है। तो पेड़ों के बारे में आता है कि पर्यावरण की सुरक्षा के लिए या फिर वन्य जीवन का जो जिस तरह से विनाश हो रहा है उसके लिए हमारे पास क्या आज उनके लिए क्या उपाय है। जैसे कि एक तरफ तो इकोनॉमी बढ़ रही है, इकोनॉमी होगी यानी व्यापार होगा, और व्यापार होगा तो कारखाने बिखरेंगे, कारखानों की स्थापना होगी तो मजदूर आएंगे, और इस तरह से ये एक शहरी जीवन इन क्षेत्रों में आता जाएगा। तो इससे तो इन क्षेत्रों को खतरा ही होगा ना, कि जो वन्य जीव हैं जहाँ पे वो पशु पक्षी रहते हैं, जो उनका प्राकृतिक आवास है, उसको तो एकदम खतरा होगा। अब वो खतरा होगा तो किस तरह से, देखा गया है कि कई बार जो कहा जाता है, न्यूज में आता है कि जंगलों में रहने वाले शेर, हाथियों ने मनुष्य पे आक्रमण कर दिया। तो इस तरह की गतिविधियां तो बढ़ेंगी ही ना। तो इस हिसाब से आपको देखना है पर्यावरण और वनस्पति की सुरक्षा को, कि एक तो हम उसका शोषण कर रहे हैं, और ये इसका शोषण हम आर्थिक विकास को लेकर मानते हैं कि हम आर्थिक विकास के लिए हमें पर्यावरण को शोषण करना जरूरी, ऐसा हो जाता है। क्योंकि अगर हमें कहीं जंगल है, जंगलों से अपने रास्ते बनाने हैं, और रास्ता अगर वो जंगल से जा रहा हो और इससे दूरी कम हो रही हो, तो ऐसी की परियोजनाएं भी आज के समय में मतलब अपनाई जा रही है सरकार के द्वारा। और इससे क्या होगा कि अगर जंगलों के बीच से सड़कें गुजरेंगी तो वन्य जीव का एक्सीडेंट हो सकता है। साथ में यहाँ पे जो पेड़ स्थित है उनको काटे जाएंगे तो उनका आवास भी प्रभावित होगा, और इससे क्या होंगे कि लोग पोचिंग यानी शिकार भी करने में ऐसे जंगल रात के समय कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि सरकार इस तरह की योजनाओं को अगर हामी भरती है तो उसके क्या लाभ है, उसकी क्या हानियां है, और इसमें किस तरह से बैलेंस रखना है, इस हिसाब से पूरा जो पर्यावरण का आपको देखकर आंसर लिखना है। मेंस के एस्पेक्ट से ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है कि पेड़ हमें इतना लाभ देते हैं और उसकी जगह हम उनको क्या दे रहे हैं, और इसी पे आता है कि हमें किस तरह से आर्थिक विकास के साथ साथ पर्यावरण संतुलन बनाए रखना आवश्यक होगा।
तो इसको मेंस में क्वेश्चन हो सकता है कि आप इसको विस्तार से समझाइए, आपके क्या तर्क हैं, तो आपको कुछ सजेशन देने होंगे इस समय, ऐसे समय में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं वन्य प्राणी की। वन विभिन्न प्रकार के वन जीवों के निवास होते हैं। वनों में जंतु, हजारों प्रजातियां, विभिन्न प्रकार के सरीसृप, पशु पक्षी, स्तनधारी कीट, कृमि पाए जाते हैं। बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। यह देश के विभिन्न भागों में पाया जाता है। गुजरात के गिर वन में एशियाई शेरों का निवास है। अब यहाँ पे देखिए कि शेरों की बात की गई तो एशियाई शेर गुजरात के गिर वन में ही पाए जाते हैं और ये पीटी में आ सकता है, तो आपको ध्यान में रखना है। हाथी तथा एक सिंग वाले गेंडे असम के जंगलों में घूमते हैं। हाथी केरल एवं कर्नाटक में भी मिलते हैं। ऊंट भारत के रेगिस्तान, जंगली गधा कच्छ के रण में पाए जाते हैं। जंगली बकरी, हिम तेंदुआ, भालू इत्यादि हिमालय के हिम क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये फैक्ट है जो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके अतिरिक्त बहुत से दूसरे जानवर जैसे बंदर है, सियार है, भेड़िया है, नीलगा है, चीतल है, ये सभी हमारे देश में मतलब विभिन्न विभिन्न भागों में पाए जाते हैं। भारत में पक्षियों की भी ऐसी ही प्रचुर मात्रा है। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। भारत में पक्षी तोता, मैना, कबूतर, बुलबुल, बत्तख पाए जाते हैं। अन्य बहुत सारे राष्ट्रीय पक्षी उद्यान भी है जो पक्षियों को उनकी प्राकृतिक निवास प्रदान करते हैं। तो देखिए, ये राष्ट्रीय पक्षी उद्यान वैसे ही ठीक आवास और पर्यावरण का पूरा एक ढांचा होते हैं जिनको मनुष्य ने बनाया है और ऐसे ही पूरे आवास में ये पूरा पक्षियों की सुरक्षा होती है और इसी को कहते हैं राष्ट्रीय पक्षी उद्यान। तो ये पक्षियों की सुरक्षा के लिए सरकार का कदम उठाया गया है कि जिनको जंगल है वहां पे पक्षियों की सुरक्षा के लिए उसको क्षेत्र को राष्ट्रीय पक्षी उद्यान डिक्लेयर कर दिया गया है। उद्यान शिकारियों से पक्षियों की रक्षा करते हैं। क्या आप अपने क्षेत्र में पाए जाने वाले पक्षियों के नाम बता सकते हैं? भारत में सांपों की सैकड़ों प्रजातियां हैं, उनमें कोबरा एवं करेत प्रमुख हैं। तो ये सांपों की सरीसृपों की बात की गई है, यहाँ पे पक्षियों की बात की गई है और लास्ट में हमने देखा कि जंगली जानवरों के बारे में बात की गई है। तो ऊंट को ध्यान में रखना है कि जंगली जो ऊंट मिलते हैं वो रेगिस्तान में, जो जंगली गधा मिलता है वो कच्छ में, जंगली बकरी, हिम तेंदुआ, भाले हुए हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। देखिए हिम तेंदुआ तो ऑब्वियसली वहां पे हिम वर्ग के क्षेत्र है तो वहां पे ही पाया जाएगा। हाथी जो मिलते हैं वो केरल और कर्नाटक के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। गेंडा एक सिंग वाला वो मिलता है असम में। तो ये फैक्ट है जिनको आपको ध्यान में रखते जाना है। अब बात करते हैं वनों के और उनके काटने से जो क्या नुकसान होता है, उससे वन्य जीवों को कितनी हानि होती है, ये भी एक गंभीर समस्या है आज के समय में। तो वनों के काटने तथा जानवरों के शिकार के कारण भारत में पाए जाने वाले वन्य जीवों की प्रजातियां तेजी से घट रही हैं। बहुत सी प्रजातियां तो समाप्त भी हो चुकी है। उनके बचाने के लिए बहुत से नेशनल पार्क, पशु विहार, जीव मंडल, आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए हैं। सरकार ने हाथियों, बाघों को बचाने के लिए बाघ परियोजना और हाथी बचाने के लिए हस्ती परियोजना को शुरू किया है। क्या आप भारत के कुछ पशु विहारों के नाम मानचित्र पर उनकी स्थिति को बता सकते हैं? तो ये आपको क्रियाकलाप दिया है बच्चों के लिए। आप वन्य जीवों के संरक्षण में भी अपना हाथ बटा सकते हैं। आप जानवरों के शरीरों के विभिन्न अंगों जैसे हड्डी है, पंख है, से बने पदार्थों को खरीदने से इनकार कर सकते हैं। प्रत्येक वर्ष हम लोग अक्टूबर के पहले सप्ताह को वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाते हैं ताकि वन्य जीवों के निवास को संरक्षित रखने में एक जागरूकता लाई जा सके। तो यहाँ पे हमने बात की कि 5 जून जो होता है वो पर्यावरण के लिए होता है, वहीं पे अक्टूबर का पहला सप्ताह होता है वो वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए होता है और इसकी सुरक्षा के लिए क्या क्या कदम उठाने हैं तो आपको यहाँ पे बताया गया है कि आपको यानी हम जो लोग हैं वो अगर वन्य जीवों के पदार्थों से बने चीजों को खरीदना ही बंद कर देंगे तो लोग उनको शिकार ही क्यों करेंगे। अगर शिकार नहीं करेंगे तो इस तरह से उनकी एक तरह से सुरक्षा हो सकती है। और इसके लिए भी साथ साथ सरकार ने वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए कई योजनाएं शुरू की है, जैसे बाघों की रक्षा के लिए बाघ परियोजना, हाथी की सुरक्षा के लिए हस्ती परियोजना। इसी तरह से पशु विहार, जीव मंडल, नेशनल पार्क भी घोषित किए गए हैं जहाँ पे वो अपने प्राकृतिक आवास में रहकर मतलब अपनी पीढ़ी को बढ़ा सकें। तो इस तरह की चीजें सरकार ने भी उठाई हैं और हमें भी एक नागरिक के रूप में हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम अपने वन्य जीवों के प्रति जो हमारा जिम्मेदारी है उसको पूरा करें।
तो इस तरह के हमने न्यूज़पेपर दिया गया है, न्यूज़पेपर का सैंपल है जिसमें बाघ का क्या शिकार किया गया है। और इस तरह के घटनाएं तो रोज के समय में हम देखते ही हैं कि बताया जाता है कि यहाँ पे एक जीव की हत्या हो गई, या फिर एक्सीडेंट के कारण उसकी मृत्यु हो गई, या फिर लोगों ने हमला कर दिया। तो इस तरह की चीजें समय में घटित हो रही, तो इनकी भी सुरक्षा अधिक है, क्योंकि पृथ्वी जो है सिर्फ हमारे लिए ही, हमारा ही आवास नहीं है, बल्कि इन वनस्पतियों का, इन प्राणियों का, इन जीव जंतुओं का भी एक आवास है। और इसमें हमें सह अस्तित्व को बनाए रखते हुए, सह अस्तित्व की अवधारणा को बनाए रखते हुए हमें भी अपने जीवन को संचालित करते जाना है। प्रवासी पक्षी, कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जैसे कि पेलिकन, साइबेरियन क्रेन, स्टोव, फ्लेमिंगो, पिनटेल, बतख, कलियू इत्यादि प्रत्येक वर्ष सर्दी के मौसम में हमारे देश में आते हैं। साइबेरियन क्रेन साइबेरिया से दिसंबर के महीने में आते हैं तथा मार्च के आरंभ तक रहते हैं। तो ये होता क्या है कि दिसंबर में क्या होता है कि रसिया का जो क्षेत्र है वहां पे बहुत अधिक ठंडी पड़ती है, तो वहां पे उनको रहने के लिए मतलब इतनी ठंडी होती है कि वो रह नहीं पाते, और वो अपने आवास के लिए दूसरे क्षेत्रों में जाते हैं जहाँ पे गर्मी हो, और इसके कारण वो भारत की तरफ रुख करते हैं, और ये भारत में हर वर्ष आते हैं साइबेरियन क्रेन। इसी तरह से जो अन्य पक्षी हैं जैसे पेलिकन है, फ्लेमिंगो है, स्टॉक है, ये सब भी ऐसे क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, यानी जो अपना आवास स्थान है, जो उनका मुख्य मूलभूत स्थान है, वहां से वो दूसरी जगह पे अपने कुछ क्षण भर के लिए आवास के लिए जाते हैं, कुछ महीनों के लिए, और इसी प्रक्रिया को कहा जाता है प्रवास। इसके साथ ही हमारा जो ये चैप्टर है और ये क्लास 6 का ज्योग्राफी है वो खत्म होता है।